हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 06 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, EHI 06 में हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास। टाइम पीरियड है 1840 से 1949 के बीच में। जो टाइम इसका है, इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, चीन और जापान के इतिहास के बारे में। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर में पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार आया हुआ है। क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह की प्रकृति और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ताइपिंग विद्रोह जो चीन में हुआ था मंचू सरकार के विरोध में, क्योंकि मंचू सरकार ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए विदेशी शक्ति का सहायता लिया था, जिससे चीन के जनता में आक्रोश हो गया। वहाँ क्योंकि चीन की जनता के लिए ज़्यादा कर लेने का प्रथा हो गई, जिससे वहाँ की जनता में कुछ ज़्यादा ही विद्रोह हो गया मंचू सरकार के विरोध में। तो उसका क्या विद्रोह हुआ था? ताइपिंग विद्रोह में लगभग 2 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इनकी प्रकृति और प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको इस प्रश्न में। इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, ताकि हो सकता है कि 20 नंबर में भी कभी पूछ लिया जाए तो आप इसे लिख पाइएगा। तो क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह की प्रकृति और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 नंबर में काफ़ी बार आया हुआ है। 12 नंबर में आने का मतलब है कम से कम इसे 250 से 300 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, टाइपिंग विद्रोह की प्रकृति तथा चीन पर इस प्रभाव को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। इसमें संदेह नहीं है कि इस विद्रोह के नेता किसानों के आर्थिक शोषण से बहुत असंतुष्ट थे और इसलिए इस विद्रोह का प्रारंभिक उद्देश्य जनता की आर्थिक दशा में सुधार करना था। देखिए, टाइपिंग विद्रोह के जो नेता थे, वो किसानों से असंतुष्ट थे और चाहते थे कि प्रारंभिक में जो है वो जनता के आर्थिक स्थिति को सुधार करना चाहते थे। आगे देखिए, लेकिन कुछ विचारकों ने इस विद्रोह की प्रकृति को धर्म से भी संबंधित बताया है। उनका कहना है कि यह एक धार्मिक आंदोलन था जो कि ईसाई मिशनरियों का समर्थक था। इसका कारण यह था कि इस विद्रोह के नेताओं ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया था। यह बात ईसाई मिशनरियों के लिए असहनीय थी। देखिए, चीन, आप मोटा मोटी समझिए, चीन के लोग जो है वो अपना अर्थव्यवस्था या अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बाकी अदर कंट्री की जो भी संस्कृति है उसको थोड़ा छिन्न रूप से देखता है चीन का लोग। तो देखिए, जब ईसाई मिशनरियों ने वहाँ पे प्रचार करने के लिए गया तो उस संस्कृति को एक हीन भावना से देखने लगा। तो इसी के लिए भी टाइपिंग विद्रोह हुआ था। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, टाइपिंग आंदोलन विशेषतया एक कृषक विद्रोह था, एक धार्मिक एवं नैतिक आंदोलन था तथा उस भ्रष्ट वंश के प्रति विद्रोह था जिसके ईश्वरीय अधिकार समाप्त होते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे भ्रष्ट वंश का तात्पर्य है मंचू राजवंश। अतः टाइपिंग विद्रोह का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। मंचू राजवंश पर प्रभाव, इसमें संदेह नहीं है कि मंचू राजवंश ने विदेशी शक्तियों की सहायता से टाइपिंग विद्रोह का दमन कर दिया और अपने साम्राज्य की रक्षा कर ली। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि मंचू साम्राज्य पर इस विद्रोह पर बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। इन प्रभावों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। आइए प्रभाव देखते हैं, मंचू राजवंश पर किस तरह का प्रभाव पड़ा। देखिए, इस विद्रोह का प्रभाव चीन की जनता पर अच्छा नहीं पड़ा। 14 वर्ष के राजनीतिक अस्थिरता के काल में
अनेक छोटे छोटे प्रांतों में विद्रोह हुए। 14 प्रांत नष्ट भ्रष्ट हो गए और लगभग 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। देखिए, जब ताइपिंग विद्रोह हुआ था, इसमें 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 14 प्रांत जो है नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। ठीक है, कहाँ के? चीन के। चारों ओर भूख और गरीबी का साम्राज्य स्थापित हो गया। विदेशी शक्तियों के सम्मुख मंचू सरकार की दुर्बलता का एक अन्य उदाहरण उपस्थित हो गया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, मंचू सरकार की आर्थिक दशा बड़ा शोचनीय हो गई। इस कारण उसे जनता के करों में वृद्धि करनी पड़ी। जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था, तो वहाँ मंचू सरकार की स्थिति जो थी दयनीय हो गई थी और उन्हें जो है जनता पे ज़्यादा कर थोप दिया और उन्हें मंचू सरकार को चाहिए कि विदेशियों से भी कर्ज लेना पड़ गया था। देखिए, जनता के करों में वृद्धि करनी पड़ी तथा विदेशियों से भी ऋण लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप मंचू सरकार आर्थिक दृष्टि से भी विदेशी व्यापारियों पर निर्भर हो गई। तीसरा पॉइंट है, जनता के हृदय में मंचू सरकार का भय समाप्त हो गया तथा करों में वृद्धि के कारण उनके हृदय में विद्रोह का भावना पनपती रही। देखिए, मंचू साम्राज्य का तेजी के साथ पतन होने लगा और 40 वर्षों के बाद ही मंचू वंश का अंत हो गया। मतलब जब ताइपिंग विद्रोह शुरू हुआ था, उसको समाप्त होने के बाद 40 वर्षों के बाद जो है मंचू का जो राजवंश था या साम्राज्य था चीन में, वह 40 वर्षों के बाद इसका अंत हो गया। तो देख लिए ताइपिंग विद्रोह का क्या प्राकृतिक प्रभाव और इसका विश्लेषण। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कन्फ्यूशसवाद राज्य पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछ लिया जाता है, 12 नंबर का। और 12 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना होगा। देखिए, आप मोटा मोटी पहले समझ लीजिए कि कन्फ्यूशसवाद क्या है। देखिए, कन्फ्यूशसवाद एक लेखक थे और वह एक ऐसा लेखक थे जो जनता के लिए ही कार्य करना चाहते थे। एक उदारवादी टाइप के नेता थे और मंचू सरकार जो करों में वृद्धि, हर एक चीज़ में वृद्धि करना चाहते थे और चीन की जनता को दुर्बल करना चाहते थे। तो उन्हीं पे यह कई किताब लिखा और किताब से ही पढ़ के एक तरह से एक विद्रोह या एक तरह से आंदोलन चलाया गया था। तो आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, आप इसे कैसे लिख पाइएगा। देखिए, कन्फ्यूशसवाद जो फिट्जजालैंड के अनुसार, कन्फ्यूशस एक लेखक या दार्शनिक बोल सकते हैं। इसके अनुसार कन्फ्यूशस एक महान दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ राजनीतिक एवं साहित्यकार भी था। देखिए, कन्फ्यूशस 551 ईसा पूर्व लू राज, ठीक है, एक राज्य था चीन में, लू राज में एक सम्भ्रात परिवार में उत्पन्न हुआ था, मतलब जन्म लिया था। उसके पिता एक सैनिक थे। बचपन से ही कन्फ्यूशस एक विचारक एवं शांति प्रेमी था। कन्फ्यूशस एक बहुपक्षीय व्यक्तियों का स्वामी था। देखिए, कन्फ्यूशस एक विद्वान के रूप में, कन्फ्यूशस महान विद्वान था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तकें में से कुछ ये हैं। तो कन्फ्यूशस कई किताब लिखा था, उनका किताब देख लीजिए। पहला किताब है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, दूसरा है बुक ऑफ चेंजेज। आप ये सब किताब आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि एग्जाम में लिखने में आपको परेशानी ना हो। तीसरा किताब है द बुक ऑफ हिस्ट्री, चौथा है द बुक ऑफ पोएट्री, पांचवा है स्प्रिंग एंड आटम और द बुक ऑफ मेंसिस भी कन्फ्यूशस के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मिडिल पाथ और द ग्रेट लर्निंग, मैग्न जूसू नामक पुस्तकें। देखिए, यहाँ तक कन्फ्यूशस ने खुद लिखा था। एक किताब था मैग्न, जो जूसू नामक किताब था, नामक पुस्तक उसके छात्रों द्वारा लिखी गई थी। कन्फ्यूशस का जो छात्र था उनके द्वारा मैग्न जूसू नामक किताब लिखा गया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए,
कन्फ्यूशस मानववादी के रूप में कन्फ्यूशस इस मत का था कि सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी देखिए, उनका कन्फ्यूशस का मान था कि विचार था कि जितनी भी समस्या हो उसको मानवीय ढंग से सुधारना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिए। हमें न्यायप्रिय और बुद्धिमान होना चाहिए तथा दूसरों में विश्वास करना चाहिए। तीसरा है कन्फ्यूशस एक दार्शनिक के रूप में कन्फ्यूशस का दर्शन बड़ा ही सरल था। उसके अनुसार केवल वे ही लोग प्रगति कर सकते हैं जो निष्ठापूर्वक ज्ञान की खोज में रत रहते हैं। प्रत्येक भले मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर वह अपना मूल्यांकन करता रहे। एक भले आदमी को अपने आप को सबका मित्र समझना चाहिए, किसी का शत्रु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मानव समाज की सबसे नीची इकाई है, अतः उसका सुधार होना चाहिए। तो ये भी कन्फ्यूशस का एक विचार था। आइए चौथा देखते हैं, लास्ट है कन्फ्यूशस राजनीतिक के रूप में कन्फ्यूशस ने निर्धारित रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखने पर जोर दिया, साथ ही उनको सुरक्षित रखने पर भी उसने जोर दिया। जैसे पिता और पुत्र का जिस टाइप का रिलेशन होता है उस टाइप से, राजा और मंत्री का जिस टाइप का रिलेशन होता है उस, पति और पत्नी, भाई भाई और मित्र मित्र के पारस्परिक संबंधों के मूल्य को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। वह समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। तो समानता का सिद्धांत आप सब लोग समझते हैं कि समानता का सिद्धांत क्या होता है कि सभी को एक दृष्टि से देखना। तो कन्फ्यूशस का एक विचार जो था ये आपको हम 4 पॉइंट पे बताएं। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि यदि आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाए, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाए, ताकि एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आए तो उसे बना के लिख सकते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको एक वर्ड लगा रहे जो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पहले। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में भी आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देंगे, जो कि क्वेश्चन है एक सामाजिक शक्ति के रूप में चीनी पूंजीपति वर्ग के उद्भव की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया और 12 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो और भी क्वेश्चन बताएंगे इसके साथ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा ये वीडियो। इससे पहले भी EHI 06 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट EHI 06 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।